क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तक हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लासिकल थ्योरी और अरहेनियस थ्योरी के बारे में होगा। अरहेनियस थ्योरी के द्वारा और क्लासिकल थ्योरी के द्वारा एसिड और बेस को किस प्रकार से डिफाइन किया गया, किस प्रकार से बताया गया कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड होगा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी जो कि वह एसिड कहलाएगा, या फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो बेस कहलाएगा। तो आज का हमारा टोटल टॉपिक यही होने वाला है। एक तो हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी, दूसरी हम पढ़ेंगे अरहेनियस थ्योरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे, पिछली वीडियो में आपने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं आप जानते थे। वहां पर इलेक्ट्रोलाइट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा पढ़े थे हम एसिड, दूसरा बेस और तीसरा हमारा साल्ट। एसिड जैसे कोई भी एसिड ले लीजिए, सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कोई भी एसिड ले लीजिए। और बेस का जैसे मान लीजिए आप NaOH ले लीजिए, या फिर बहुत बेस होते हैं आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद साल्ट आता है तो NaCl आ जाता है हमारा साल्ट, और भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा, एक तो हमारा होगा सबसे पहले आप क्या डालेंगे, क्लासिकल थियरी हेड डालेंगे, क्लासिकल थियरी। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी हमारी बताती है कि एसिड कैसे पहचानते हैं, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो क्लासिकल थ्योरी जो एसिड पहचानने के नियम क्या क्या थे, किस प्रकार से बताई थी कि एसिड कैसे होते हैं। ठीक, लिखेंगे एन एसिड इज सब्सटेंस विच, एक कोई भी एसिड हो ऐसा सब्सटेंस होता है विच एक्वस सोल्यूशन लिख लेंगे, या हुज लिख लेंगे, हुज एक्वस सोल्यूशन, जिसका जो एक्वस सोल्यूशन हो अर्थात वाटर के साथ जो उसका सोल्यूशन बनाता हो, एक्वस सोल्यूशन हो किस प्रकार से हो, ऐसे नंबर वाइज बताया जाएगा, मतलब इसका एक्वस सोल्यूशन किस प्रकार से होता है। अब बताएंगे एसिड, क्लासिकल थ्योरी में ये बताया गया जो एसिड का टेस्ट होता है, ध्यान से समझिएगा, एसिड का टेस्ट सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है। इट्स टेस्ट इज सॉर। सॉर मतलब खट्टा होना। एसिड खट्टा वैसे भी लगता है। एसिड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा खट्टापन होता है उसमें। इट टेस्ट इज सॉर। दूसरी चीज, दूसरा क्या हो सकता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। देखिएगा ध्यान से, भी हम बताएंगे बेस वाले में एसिड में क्या होता है, ध्यान से समझिए, और बेस में क्या होता है। एसिड क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, बट बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। अब कैसे चेंज करता है ये ध्यान समझिएगा, आपको मैं याद करने का तरीका समझा दे रहा हूं। बेस है तो ब्लू में चेंज करेगा, तो जनरली बात है एसिड हमारा रेड में चेंज करेगा ब्लू को। यहीं से समझिए, बेस है तो ब्लू में चेंज करेगा, बेस है तो ब्लू में चेंज करेगा। एसिड है तो हमारा किस में चेंज करेगा, रेड में चेंज करेगा। बेस है तो ब्लू में चेंज करेगा, बी से बी, ठीक, तो बेस है तो हमारा ब्लू में चेंज कर देगा, वो चीज हम देखेंगे। तो लिखेंगे इट टर्न, यह चेंज कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट क्या आता है, इट न्यूट्रलाइज बेस, यह बेस को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे न्यूट्रलाइज करता है वो सही समझेंगे, मतलब कोई भी बेस हो उसको एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, और कोई एसिड हो तो उसको बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे करता है। मान लीजिए हमने कोई एसिड लिया, सपोज दैट कोई भी एसिड ले लिया, हमने मान लिया NaCl, एक एसिड ले लिया, और बेस भी ले लिए NaOH, सॉरी ये कोई एसिड थोड़ी ना है, HCl, एक एसिड ले लिया, एक हमने एसिड लिया, एक हमने NaOH बेस ले लिया। ये हमारा एसिड है, ये हमारा बेस है। अब देखिएगा ये एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे करेगा, ये H+Cl- के रूप में टूटेगा, ये Na+OH- के रूप में, तो Na+Cl- क्या बना लेगा,
NaCl प्लस में H2O निकल गया। न्यूट्रलाइज किया कि नहीं, ये हमारा साल्ट मिल गया। क्या मिला? साल्ट। मतलब बेस को न्यूट्रलाइज करके साल्ट बना दिया। अभी जब हम देखेंगे बेस वाली कंडीशन में, बेस भी हमारा एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। चलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अगली चीज हम बताएंगे, ये एक्टिव मेटल के साथ लिबरेट करके H2 गैस देता है। यह एक्टिव मेटल के साथ अगर लिबरेट कर दे तो क्या देता है? H2 गैस। लिख लेंगे उसको भी कि रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, फोर्थ ऑप्शन है, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। कोई भी एक्टिव मेटल होना चाहिए, ये नहीं कि आप वहां पर कोई अक्री गैस तो ले लो, इनर्ट गैस ले लो, ऐसा नहीं है। मतलब एक्टिव होना चाहिए, वो किसी से रिएक्ट करना चाहिए। बिना रिएक्शन वाला ले लोगे तो क्या मतलब निकलेगा? तो रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू लिबरेट H2 गैस। क्या कर रहा है? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके ये H2 गैस देता है, लिबरेट करता है, H2 गैस को लिबरेट करता है। मतलब रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू लिबरेट H2 गैस, मतलब यह एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देता है। समझ में आया? अगर एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, मान लीजिए हम कोई एक्टिव मेटल ले रहे हैं, जिंक प्लस 2HCl है। ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। ठीक, कोई एक्टिव मेटल ले रहे हैं, ये एक प्रकार का एक्टिव मेटल है। आप सभी जानते हैं जिंक एक एक्टिव मेटल होता है। तो यहां पर क्या बताएंगे, ये Zn अगर यहां पर 2 मोल्स लिए हैं, ZnCl2 हो जाए, क्योंकि Zn+2 देता है, Zn+2 देता है। तो ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन है H2 गैस। ये इस प्रकार से ZnCl2 प्लस H2 गैस, ये देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस दे रहा है। मतलब किसी भी एक्टिव मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट कर ले, ये हमारा एक प्रकार का एसिड है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? H2 गैस हमारा लिबरेट कर रहा है। सबको समझ में आता है? सबको समझ में आता है? अगला पॉइंट देखते हैं। यहां तक नोट कर लिए ना? सबको कंफर्म हुआ? चलिए अगला पॉइंट कह रहा है, 5th पॉइंट ले लेंगे, डिकम्पोज कार्बोनेट टू फॉर्म, या फिर आप बता सकते हैं कार्बोनेट में ये डिकम्पोज हो जाता है या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो टू लिबरेट CO2 गैस, तब ये CO2 गैस देता है। मतलब ये बोला जा रहा है, कोई भी कार्बन ले लीजिए, मान लीजिए हम CaCO3 ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl। कोई हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा एक प्रकार का एसिड है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब करते हैं तो ये क्या बना लेगा? देख रहे हैं यहां से, टू लिबरेट CO2 गैस, CO2 गैस को ये लिबरेट करता है। मतलब यहां से एक Ca निकला, यहाँ पर 2 ले लीजिए तभी तो पूरा होगा, नहीं तो देखिए Ca+2 देता है और Cl 1 माइनस देता है, तो कैसे पूरा होगा अगर ये रिएक्ट करेगा? इसके 2 मोल्स होने चाहिए तब। तो CaCl2 प्लस में CO2 गैस निकल जाएगा, कुछ और बचा हो बता दीजिएगा। CO2 निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है, 2H2O, H2 देख रहे हैं ना, CO2 हमारा गैस दे रहा है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सबका? चलिए अगर हम बेस की बात कर दें, क्लासिकल थ्योरी हमारी बेस के बारे में क्या बता रही है? ये तो हमारा एसिड से के बारे में पूरा चर्चा हुआ। क्लासिकल थ्योरी हमारी बेस के बारे में क्या क्या बताई? बेस के लिए पहला ये पॉइंट बताया, यहां पर इसका सावर टेस्ट होता था, यहां पर इसका बिटर टेस्ट होगा। इट्स टेस्ट इज बिटर। बिटर मतलब क्या होता है जानते हो? बिटर नहीं है, बिटर मतलब अच्छा होता है, बिटर मतलब तीखा। इसका जो टेस्ट होता है, मतलब ये स्वाद जो होता है इसका तीखा होता है। दूसरी चीज, ये क्या करता है? टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये रेड में कन्वर्ट करता है। बट बेस जो होता है, इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू किस में चेंज कर देता है? ब्लू में चेंज कर देता है। मतलब अगर रेड रहेगा तो ब्लू में चेंज कर देगा लिटमस पेपर को।
तो बेस है तो ब्लू में चेंज करेगा, ये चीज इसको याद रखने का, बेस है तो ब्लू में चेंज करेगा, एसिड रहेगा तो जनरली रेड में चेंज कर देगा। चलिए अब आगे क्या आता है, ये क्या कर रहा है, इट न्यूट्रलाइज बेस, एसिड जो होता है बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस जो होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। लिखेंगे इट्स या इट न्यूट्रलाइजेज शायद यहां पर स्पेलिंग गलत है, मान लीजिएगा, न्यूट्रलाइजेज एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। कैसे, अगर कोई हम बेस लिए हैं NaOH, कोई बेस है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का बेस है, समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसी एसिड के साथ, कोई भी एसिड ले लीजिए, हम मान लीजिए एक सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम आगे करके सब दिखाएंगे, एसिड बहुत प्रकार के होते हैं। तो एसिड HCl एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है हमारा, NaCl बना देगा, फिर से NaCl प्लस में H2, देख रहे हैं ये हमारा साल्ट मिल गया। मतलब जब कोई बेस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, यही फंडा है, बस यही फंडा है, आप सभी को समझना है इसको। चलिए अब ये क्या करता था, ये H2 गैस लिबरेट नहीं करता, बेस जो होता है H2 गैस लिबरेट नहीं करता, ये चीज ध्यान देंगे, बेस जो होता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, बल्कि जब ये कार्बोनेट बनाता है, जब CO2 को अब्जॉर्ब करके, ये क्या करता था, एसिड CO2 को छोड़ देता था, CO2 को लिबरेट कर देता था, बट बेस जो है एब्जॉर्ब करके, CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बनाता है। टू एब्जॉर्ब CO2, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू फॉर्म कार्बोनेट। जब हम किसी बेस को, बेस होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, हमारा कार्बोनेट बनाता है। मतलब सिंपल सा फंडा है, यदि हमारा बेस को कार्बन किसी भी CO2 गैस के साथ रिएक्ट करा दो तो कार्बोनेट बनेगा, सिंपल सी बात यही है। मान लो हम बेस लेते हैं NaOH, इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, देख रहे हैं CO2 गैस को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या बना रहा है, यहां से देखिएगा, यहां पर ले लीजिए आप सोडियम हाइड्रो, यहां पर सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, यहां पर 2 मोल्स ले लीजिए, यहां पर भी 2 मोल्स, क्या बना लेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना, Na2CO3। अब बचा क्या हमारा, OH बचा, और इधर देखिएगा CO3 है, उधर एक कार्बन, इधर हमारा देख रहे हैं 2 कार्बन, अभी एक कार्बन और बचा है, और 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4, बैलेंस करने का ये तरीका है, 2 2 2 जा 4, मतलब 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, बस यहाँ पर 3 ही ऑक्सीजन है, ठीक। एक तो हमारा H2O में चला जाएगा, H2O में। अब देखिएगा और कुछ बचा है, जब NaOH के साथ कराया, भी देखिए अब भी हमारा क्या बचा है, 2 ऑक्सीजन अब भी बचे हैं, 2 ऑक्सीजन अब भी बचे हैं, तो आप क्या कीजिए, यहां पर 2 मोल्स हटा दीजिए। अब ठीक है, सोडियम 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन 1 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बराबर, देख पा रहे हैं ना, ये बना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ पाए। तो ये थी कुछ हमारी क्लासिकल थ्योरी, ये थी हमारी, नोट कर लिए। हम एक बार हट जा रहे हैं, एक बार आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी बताई क्या, एक बार फिर से हम रिविजन करना चाहते हैं। क्लासिकल थ्योरी ने सबसे पहले बताया कि एसिड जो होते हैं, एसिड का टेस्ट हमारा सॉर होता है, बेस का टेस्ट हमारा बिटर होता है। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। जो एसिड होता है ये बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और जो बेस होता है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक पॉइंट ज्यादा है, इसमें ये क्या करता है, हमारा किसी भी एक्टिव मेटल, जैसे कि हमारा जिंक एक एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है, जबकि ये ऐसा नहीं करता है। फिर एसिड क्या करता है, CO2 गैस को लिबरेट करता है जब वो कार्बोनेट के साथ डिकम्पोज किया जाए,
या फिर कार्बोनेट के साथ उसको घोला जाए या कार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट कराया जाए तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। बट बेस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बोनेट निकालता है, जिससे यहाँ पर कोई भी कार्बोनेट बन सकता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और आगे हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह, पोटेशियम कार्बोनेट, बहुत से कार्बोनेट होते हैं। मतलब कार्बोनेट बनाएगा, जिस प्रकार से आप यहाँ पर NaOH की जगह KOH लिए होते हैं तो पोटेशियम कार्बोनेट बनाता, जिस प्रकार के आप लेंगे एसिड या फिर बेस उसी प्रकार से आपका बनेगा। नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अर्हेनियस थ्योरी के बारे में, फटाफट से इसको नोट डाउन करें। सो चलिए अब हम बात करेंगे अर्हेनियस थ्योरी के बारे में। अर्हेनियस थ्योरी क्या बताई थी और इसकी लिमिटेशन क्या थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले अर्हेनियस थ्योरी एसिड के बारे में क्या बताई थी, उसके बाद बताएंगे बेस के बारे में क्या बताई थी और क्या क्या एक्सप्लेन करने में ये लिमिट हो गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी, अर्हेनियस कौन थे ये पहले जान लेते हैं। अर्हेनियस का स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है, तो अर्हेनियस कौन थे वो भी आप देख पा रहे हैं, इनका चेहरा भी बढ़िया से दिख रहा है। तो इनका जन्म कब से कब तक हुआ था, ये भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया था इस थ्योरी के, ये भी आपको दिख रहा है। चलिए अब हम देख रहे हैं अर्हेनियस थ्योरी के बारे में। अर्हेनियस थ्योरी क्या बताई थी, जो चीज़ हम यहाँ पर आपको बताया करें वो चीज़ स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप लोग जानते रहो कि कब इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था अर्हेनियस थ्योरी का। तो अर्हेनियस थ्योरी एसिड के बारे में क्या बताई थी और अर्हेनियस थ्योरी बेस के बारे में क्या बताई थी, वो चीज जान लेते हैं। अर्हेनियस ने कहा था कि ऐसे सब्सटेंस एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, जिन्हें किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर H+ आयन दे, वो हमारे एसिड होते हैं। नहीं समझ में आया, मतलब ऐसे सब्सटेंस हमारे एसिड कहलाते हैं जो कि किसी एक्वस मीडियम में घोलने पर, मतलब वाटर में घोलने पर, सिर्फ वाटर में घोलने के कारण, यही तो इनकी लिमिटेशन हो गई थी। पहले ये बताए क्या थे कि किसी भी सब्सटेंस को हम एसिड बोल सकते हैं जो कि H+ आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में घोलने पर, और जो OH- आयन दे उसे क्या बोलेंगे, हम बेस बोलेंगे। ये चीज इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था द सब्सटेंस या दोज सब्सटेंस which produce H+ ion in H+ ion dissolving मतलब घोलना होता है, dissolving in aqueous medium, aqueous medium कही या फिर वाटर में घोलने पर, ये चीज इज कॉल्ड एसिड। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिन्हें एक्वस मीडियम में घोलने पर, मतलब वाटर में घोलने पर, वो क्या दें, H+ आयन दे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप सिंपल सा देख सकते हैं, क्या एक वीक एसिड लेते हैं हम, CH3COOH एक वीक एसिड है, ये हमारा क्या बना देगा, CH3COO- प्लस में H+ देता है। कब, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक। और जब हम जानते हैं ये वीक एसिड है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये हमारा वीक एसिड है, ध्यान समझिएगा, वीक एसिड, इसका नाम कौन जानता है, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। अगर हम यहीं पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, ये पॉइंट नोट करते चलिएगा। मान लीजिए हम HCl ले रहे हैं, या कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। HCl ले लेते हैं, तो HCl एक्वस मीडियम में जब घोलेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इसलिए है, ध्यान समझिएगा, HCl है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। देख रहे हैं यहाँ भी H+ दे रहा है, यहाँ भी H+ दे रहा है। कब देगा, जब ये एक्वस मीडियम में घोला जाएगा, मतलब वाटर के साथ घोला जाएगा तभी। और इन्होंने बेस के बारे में क्या बताया था, ये भी देख लेते हैं। बेस के लिए भी इन्होंने कहा था जो एक्वस मीडियम में घोलने पर OH- आयन देते हैं, लिखेंगे दो सब्सटेंस
विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन dissolving in aqueous medium is called बेस। मतलब बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम किसी एक्वस मीडियम में घोल दें, एक्वस मीडियम मतलब वाटर में घोल दें, किसी भी वाटर में घोल दें तो ये क्या हो जाता है, OH माइनस आयन दें, तब जाकर ये क्या बोला जाता है, हमारा बेस। मतलब अगर हम बेस, कोई भी बेस है हमारा NaOH मान लीजिए ले लेते हैं, NaOH हमारा एक्वस मीडियम में हम घोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। NaOH क्या है, NaOH स्ट्रांग है वीक है, स्ट्रांग है, सब लोग जानते हो। तो ये स्ट्रांग है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो NaOH किस में टूट जाएगा, Na प्लस OH माइनस आयन यहाँ पर दे देगा। कब, जब ये एक्वस मीडियम में होगा तभी, हमेशा नहीं देगा, सिर्फ एक्वस मीडियम में। ये स्ट्रांग है हमारा, क्या है, स्ट्रांग लिख लेंगे, स्ट्रांग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम ले लें यहां पर NH4OH एक्वस मीडियम में, NH4OH नाम कौन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा वीक होता है, क्या है, वीक बेस। जब ये इसमें हम वाटर में घोलते हैं या फिर एक्वस मीडियम में घोलते हैं तो क्या बना देगा, NH4 देगा, प्लस में OH माइनस आयन दे देता है। कब, जब ये एक्वस मीडियम में होगा तभी। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकला कि ये अर्हेनियस थ्योरी थी, ये लिमिट कहाँ हो गई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए बता रही है, सिर्फ और सिर्फ वाटर में घोलने पर ही ये बता सकती है, अदरवाइज ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना तो गैस में एक्सप्लेन कर सकती है, ना तो कहीं और एक्सप्लेन कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में घोलने पर ही ये बताएगी। तो इसकी लिमिटेशन क्या हो गई, लिमिटेशन क्या है उसको पहले देख लेते हैं। इसकी लिमिटेशन ये निकली कि दिस थियरी इज ओनली applicable for aqueous medium। ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल थी एक्वस मीडियम में, जब किसी भी को एक्वस मीडियम में घोलते थे तभी वो जाकर H प्लस और OH माइनस आयन अगर देता था तब उसके कारण हम बता सकते थे। क्या CO2 क्या हमारा एक प्रकार का एसिड है, CO2 क्या एक प्रकार का एसिड है, बट इसके अनुसार अर्हेनियस थ्योरी के अनुसार ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको डज नॉट एक्सप्लेन, ये इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। मतलब क्योंकि ये H प्लस आयन तो देगा नहीं, देगा, इसके पास H प्लस आयन है ही नहीं, और न ही ये तो गैस है एक प्रकार की, तो ये बता ही नहीं पाया था गैस है तो ये दे पाएगा। ये गैस क्या गैस एसिड नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहीं पर ये जाकर लिमिट हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ ये तभी बता सकती थी जब किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर में घोलें या फिर एक्वस मीडियम में घोलें। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी लिमिटेशन ये क्या थी इसको कि ये सिर्फ बताया था कि जिसके पास हाइड्रोजन होगा वही एसिड होगा, मतलब हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन यही थी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार विच सब्सटेंस प्रोड्यूस H plus ion is called, those substance is called, those substance, एक मिनट, is called acid। मतलब ये बोल क्या रहा है कि इसके अनुसार वही सब्सटेंस एसिड होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन। अगर किसी के पास H प्लस आयन हो या हाइड्रोजन ही ना हो तो क्या होगा, जबकि हम जानते हैं
यहां पर देखिएगा इस पॉइंट पर कि जैसे सपोज दैट आप ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, इन सभी के पास हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये सब एसिड नहीं है? बिल्कुल है, ये सब एसिड है भैया। जैसे सल्फर डाई, आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एसिड है। आयरन सल्फेट अगर दिख गया आपको, या FeSO4 जिसे आप फेरस सल्फेट भी बोलते हो, CuSO4 हो गया। जैसे मान लीजिए आप दिखा दो कि अगर यहां पर CuSO4 है, कॉपर सल्फेट जिसे बोलेंगे, फेरस सल्फेट है। कुछ लोग सोचेंगे फेरिक सल्फेट का क्या होता है, या FeSO3? नहीं, फेरिक सल्फेट का होता है, या Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट का होता है। फेरस सल्फेट है FeSO4। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी के पास नो एनी हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो डोनेट कहां से करेगा? जबकि ये सभी के सभी क्या है, एक प्रकार से एसिड हैं। जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो डोनेट करेगा कहां से? जब कोई अगर हाइड्रोजन मान लीजिए होता तभी तो ये डोनेट करता। हाइड्रोजन इसके पास कहां दिख रहा है? जब हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा तो डोनेट कहां से करेगा? अगली लिमिटेशन क्या हो गई थी? ध्यान समझ में आना, दोनों समझ में आना। यह थ्योरी केवल और केवल एप्लीकेबल थी एक्वस मीडियम के लिए, और यह केवल एप्लीकेबल, यह उन्हीं सब्सटेंस को एसिड बताती थी जो कि H+ आयन प्रोड्यूस करते हो, जबकि ये सब नहीं करते हैं। इनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहां से करेंगे? आपके पास अगर किसी को 10 रुपए देने को है ही नहीं, आपके जेब में एक भी रुपए नहीं, तो किसी को 10 रुपए कैसे दे सकते हो? नहीं दे पाओगे, एक भी रुपए नहीं दे पाओगे। तो इसी प्रकार इसके पास जब H+ आयन है ही नहीं, देगा कहां से? क्या ये सब एसिड नहीं है? यहीं पर लिमिट हो गई थी, वो यहीं पर बता ही नहीं पाई थी इसको। दोस्त तीसरी चीज कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी which substance produce OH minus ion? दो सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। मतलब बेस वही सब्सटेंस कहलाएगा जो सब्सटेंस हमारा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अभी हम आपको सब्सटेंस के नाम बता रहे हैं जो कि OH माइनस आयन है ही नहीं जिसके पास। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बता दें, जैसे अमोनिया हो गया NH3, क्या NH3 पास कोई OH माइनस आयन है? निकाल के दिखा दो। सोडियम कार्बोनेट हो गया, अभी जैसे हम यहीं पर पहले बताए थे, शायद हटा दिए, पिछले में एक फार्मूला लिए थे, Na2CO3 हो गया। इन सभी के पास नो एनी OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ही नहीं, प्रोड्यूस कहां से करेंगे? जबकि ये सभी हमारे बेस हैं। यहीं पर ये लिमिट हो गई थी। मतलब इसके बारे में ये बताया गया, अरहेनियस थ्योरी हमारी वो थ्योरी थी जो कि H+ आयन प्रोड्यूस करती थी एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारी एसिड कहलाता था। ऐसे सब्सटेंस जो कि OH माइनस प्रोड्यूस करते हो एक्वस मीडियम में, वो हमारा क्या कहलाता था? बेस कहलाता था। इसकी लिमिटेशन क्या बन गई कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल एक्वस मीडियम के लिए ही एप्लीकेबल था, गैस के लिए किसी के लिए एप्लीकेबल था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए था। क्या CO2 हमारा एक प्रकार से एसिड नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, क्या वो एक प्रकार से? यहाँ पर लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होगी ये SO2, क्या ये एक प्रकार की एसिड नहीं है? जबकि ये इसके बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए था, वाटर में घोलने पर ही बताया गया था। अगला बताया गया कि ये थ्योरी उसको एसिड बताती थी जो कि H+ आयन प्रोड्यूस करता था। यहाँ पर हम नंबर से लिख दिए, ये H+ आयन है ही नहीं तो प्रोड्यूस कहाँ से करेगा? हाइड्रोजन ही नहीं है तो H+ आयन देगा कहाँ से? और ये बताती थी कि OH माइनस जो प्रोड्यूस करेगा वो हमारा बेस होगा। इनके पास OH माइनस नहीं, क्या ये बेस नहीं है? लिमिट हो गई थी यहाँ पर। तो इनकी कुछ कमियां पूरी करने के लिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी आई थी, लेकिन वो भी पूरी कमी पूरी नहीं कर पाई थी। उसके बाद हमारी लुईस एसिड आई थी जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। लुईस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया था। कॉन्सेप्ट उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लिया था, ना कि कोई H+ आयन, ना कि कोई OH माइनस आयन। जो कि मेन एसिड हमने पहले ही बताया था, ये जो एसिड और बेस को आप देखते हो वो इलेक्ट्रॉनों से देखा जाता था। पहले तो हम बता दिए थे, आप लोग भी जान गए थे, लेकिन कौन सी थ्योरी बताई गई वो चीज़ आप नहीं समझ पाए थे। तो इसको पूरी करने के लिए अगले हमारी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी आएगी, लेकिन वो भी कंप्लीट पूरा इसको नहीं कर सकती। वो थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आप को चेंज करती है। हालांकि वो भी H+ और OH माइनस के ही बारे में चर्चा करती है।
लेकिन कंप्लीटली जो हमारा बता पाया था वो लुईस एसिड था, लुईस थ्योरी थी सॉरी। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी होगा, उसके बाद हमारा लुईस थ्योरी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें ये समझ में आता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। इसी तरह के और वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।